अब गोविंदगंज विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं तो बिना ब्राह्मण और भूमिहार की चर्चा के ये सीट पर हम बात ही नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण बाहुल इलाका है, ब्राह्मण बाहुल विधानसभा सीट है, लेकिन यहां पर भूमिहार वोटर बड़े निर्णायक होते हैं। बिहार की 21 भारतीय जनता पार्टी की वो सीट होंगी जहां से सिटिंग एमएलए का टिकट कटेगा और उसमें 10 तो ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी लड़ेगी ही नहीं। इस बार बिहार में 20 ऐसी विधानसभा सीटें हैं, 20। इसमें आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, गायघाट आप पकड़ लीजिए, मुजफ्फरपुर का गायघाट सीट पकड़िए। ऐसे ऐसे 20 सीट है जिसमें एक सीट गोविंदगंज भी है, जिसके लिए चिराग पासवान खुद लगे हुए। ये वैसी सीट है जहां से आज तक राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल यानी लालटेन छाप पर कोई विधायक नहीं बना है। देखिए, राजू तिवारी को टिकट मिलने का दो कारण है। पहला तो उस सीट से सर्वाधिक वोट से वो चुनाव जीते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए, 75,000 वोट उनको 2015 में आया जब महागठबंधन एक साथ लड़ रहा था। मतलब नीतीश कुमार भी थे, लालू यादव भी थे, कांग्रेस भी थी। दोस्तों, पूर्वी चंपारण का गोविंदगंज विधानसभा सीट बाहुबलियों का सीट, बाहुबली उस सीट को क्या कहना। दोस्तों, ब्राह्मण जाति की अगर हम बात करें, पंडित जी लोग का अगर हम बात करें, तो बिहार में अलग अलग क्षेत्र में जो ब्राह्मण हैं, अब मैथिल ब्राह्मणों की बात कीजिए तो उनमें एक अलग तरह का गुण दिखता है। आप शाहाबाद के इलाके में चले जाइए, जो मेरा इलाका है, मतलब जहां से मैं आता हूं, बक्सर से, तो बक्सर के पंडित जी लोग में एक अलग तरह का सोफिस्टिकेशन आपको दिखेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप गंगा पार करके उत्तर बिहार की तरफ बढ़िए, आप गोपालगंज चले जाइए, आप अरड़ा चले जाइए, वो जो गंडक का बेल्ट है, जो गंडक के किनारे बसे जो ब्राह्मण है, उनमें एक अलग तरह का आपको छवि दिखेगा। मैं अपने शब्दों में, ये मेरा निजी मत है कि उधर जो ब्राह्मण होते हैं वो रॉबिन हुड टाइप होते हैं। आप देखिए ना, श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर राजन तिवारी से लेकर, मतलब काली पांडे से लेकर, अभी देखिए सतीश पांडे से लेकर, आप किसी का नाम उठाकर रख दीजिए, उधर के ब्राह्मण हर तरह से ज्यादा एक्टिव हैं अगर उनकी तुलना हम दक्षिण बिहार के ब्राह्मणों से करें। अब गोविंदगंज विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं तो बिना ब्राह्मण और भूमिहार की चर्चा के ये सीट पर हम बात ही नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण बाहुल इलाका है, ब्राह्मण बाहुल विधानसभा सीट है, लेकिन यहां पर भूमिहार वोटर बड़े निर्णायक होते हैं। मतलब जाति समीकरण के अनुसार समझे तो ब्राह्मण, भूमिहार और मुसलमान, ये तीन तय करते हैं कि विधायक कौन बनेगा। एक और रोचक बात आपको बताते हैं गोविंदगंज विधानसभा सीट के बारे में। ये वैसी सीट है जहां से आज तक राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल यानी लालटेन छाप पर कोई विधायक नहीं बना है। और बीते 20-25 सालों का अगर आप इतिहास उठाकर देखिए, इससे ज्यादा का इतिहास देख लीजिए, 3 दशक से, तो कांग्रेस पार्टी का भी दाल वहां पर नहीं गला है। कभी समता दल जीतती है, कभी लोजपा जीतती है, कभी जनता दल जीता करती थी 95 और 1990 में। अब वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो एक तरह से कहिए तो एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा आसान वो सीट बन जाता है। लेकिन एनडीए के अंदर जो दो प्रबल दावेदार हैं, खैर उस पर हम आएंगे, आपको दोनों की बात करेंगे कि वो सीट जाएगा किसको, लोजपा को या बीजेपी को। चूंकि मौजूदा जो सिटिंग एमएलए हैं सुनील मणि तिवारी, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, 2020 में पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। उसके पहले वो भाजपा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। तो गोविंदगंज सीट का समीकरण क्या बनेगा, गोविंदगंज सीट से कौन इस बार प्रत्याशी होगा। देखिए, महागठबंधन से तस्वीर बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा वहां आओ की स्थिति नहीं है। आरजेडी उस सीट पर रिस्क लेगी नहीं, वीआईपी वहां पर आने से रही, और लेफ्ट उस सीट पर कभी लड़ ही नहीं सकती है। तो कांग्रेसी एकमात्र उपाय बचता है कि कांग्रेस को टिकट दे दिया जाए, और कांग्रेस से प्रत्याशी भी लगभग फाइनल ही रहते हैं। एक ही व्यक्ति है, उन पर हम आते हैं बाद में। लेकिन गोविंदगंज की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो एक बात आप जान लीजिए कि ब्राह्मण बाहुल इस सीट पर भूमिहार वोटर निर्णायक साबित होते रहे हैं। भाजपा, लोजपा और कांग्रेस ने इस सीट से ब्राह्मण को ही टिकट दिया। देखिए, एक बड़ा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। आप 1952 से लेकर 2020 तक आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अगर एक बार हम छोड़ दें, मतलब जो जितना बार चुनाव हुआ, तो लगभग हर बार ब्राह्मण जीते हैं, और यहां से कभी आरजेडी नहीं जीती है। एक बार भूमिहार यहां से जीते हैं, एक बार सिंगल। मैं उनके बारे में भी बताऊंगा आपको। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं गोविंदगंज की, तो देवेंद्र नाथ दुबे का नाम हमें याद आता है, मीना द्विवेदी का नाम याद आता है। जी हाँ, इसके अलावा राजू तिवारी भी इसमें सम्मिलित होते हैं। राजन तिवारी यहां से निर्दलीय जीते हैं। तो मैंने कहा ना कि आप देवेंद्र नाथ दुबे के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उस इलाके के लोगों से पूछिए कि कितना बड़ा वो छवि थे। मतलब एक रॉबिन हुड छवि था उनका ब्राह्मणों के बीच। और मैंने क्या कहा कि पूरा अरेराज का जो बेल्ट है, जो पूरा गंडक का बेल्ट है,
वहां से जितने नामी गिरामी ब्राह्मण हुए हैं सबका बैकग्राउंड वही रहा है। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में वहां पर क्या होने जा रहा है। देखिए ब्राह्मण वहां पर दोस्तों करीब करीब 55 से 60 हजार की संख्या में आपको मिलेंगे, वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं। भूमिहार की अगर बात कीजिए तो करीब करीब 30 से 35 हजार के बीच वहां भूमिहार वोटर्स हैं। उतनी ही संख्या में वहां पर मुसलमान भी हैं। अगर हम दलित और महादलित की बात करें, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें दोस्तों, तो इनकी संख्या भी इस सीट पर करीब 15 से 18 हजार बताई जाती है। जिसमें पासवान वोटर की बात करें, यानी लोजपा रामविलास जो इस सीट पर दावा कर रही है, तो उनका संख्या भी 5 से 6 हजार के बीच है। मतलब राजू तिवारी जो यहां से 2015 में चुनाव जीते, और देखिए राजू तिवारी चुनाव कैसे जीते थे, वो चुनाव तब जीते जब महागठबंधन में नीतीश बाबू चले गए थे। नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और बीजेपी और चिराग साथ में चुनाव लड़ रहे थे। मतलब बहुत टफ सिचुएशन में वो चुनाव लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी के क्या हश्र हुआ था, 58 सीटों पर आ गई थी बीजेपी, लेकिन उसमें एक सीट गोविंदगंज रहा जहां से वो सीट निकाल ली है। तो गोविंदगंज सीट पे तिवारी फैमिली का, मतलब अब राजन तिवारी कहिए, राजू तिवारी कहिए, इनका एक वर्चस्व, एक आधिपत्य देखने को बीते 15-20 सालों से, यही कहिए कि साल 2000 में जब से वहां पे राजन तिवारी निर्दलीय जीते, उस सीट पर इनकी बड़ी पकड़ मजबूत मानी जाती है। अब देखिए ना, 2015 में जो राजू तिवारी जीते थे, करीब 75 हजार के आसपास इनको वोट आया था, जो गोविंदगंज के इतिहास में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले प्रत्याशी बने थे राजू तिवारी। तो ये सब ऐसा फैक्टर है जिसके चलते इस बार लोजपा रामविलास की जो दावेदारी है वो बड़ी प्रबल मानी जा रही है। अब 2015 की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो गोविंदगंज सीट पर 2015 में यहां से राजू तिवारी ने कांग्रेस के ब्रजेश पांडे को हराया था। ब्रजेश पांडे को आप जानते होंगे, देश के एक सबसे बड़े पत्रकार जो माने जाते हैं, उनके भाई हैं और 3-4 बार से वहां लड़ रहे हैं ब्रजेश पांडे, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं, कुछ वोट से हारते हैं। हालांकि 2015 की बात करें दोस्तों तो 2015 में ये 27,920 वोट से हारे थे, मतलब करीब करीब 28,000 वोटों से इनकी हार हुई थी। अब 2020 में क्या समीकरण बना भाई, 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें चिराग पासवान अकेले चले गए, मैदान में उतर गए, और गोविंदगंज से राजू तिवारी फिर मैदान में उतरे, लेकिन इस बार लोजपा रामविलास के टिकट पर थे और अकेले थे। मतलब पिछले बार भी लोजपा से लड़े, लेकिन एनडीए गठबंधन में रह के लड़े, इस बार अकेले लड़े। तो 2020 का जो चुनाव परिणाम हुआ दोस्तों, वो ऐसा हुआ कि वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो सुनील मणि तिवारी थे, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीत जाते हैं। जिलाध्यक्ष थे, चूंकि भाजपा के पास वो सीट चली गई, कोई था ही नहीं, गठबंधन में रहते तो तय है कि लोजपा ही वो सीट लड़ती। 2020 में क्या हुआ, सुनील मणि तिवारी जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी थे, उनको करीब 65,000 वोट आ गया, मतलब 65,000 के आसपास। और दूसरे नंबर पर दोस्तों ब्रजेश पांडे चले गए, और तीसरे नंबर पे राजू तिवारी जाकर लैंड किए। लेकिन देखिए यहाँ एक बात गौर करने वाली है, राजू तिवारी को जो वोट मिला, राजू तिवारी को जो मत मिला दोस्तों, वो 31,300 मिला। तो अब यहां एक बात आप पकड़िए, जिस विधानसभा सीट पर 5 से 6 हजार पासवान वोट है, अगर वो पूरा वोट भी चिराग पासवान के नाम पर राजू तिवारी को मिला होगा, लेकिन बावजूद इसके 25 से 26 हजार उनका अपना वोट था, और यही उनकी दावेदारी को इस सीट पर मजबूत कर रहा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुनील मणि तिवारी का टिकट कट रहा है, यह बात कहना बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगा, लेकिन इतना तो तय है, इतना तो पक्के तौर पर बता रहे हैं कि इस सीट को लेकर जो हम तक जानकारी पहुंची है, बिहार में 20 ऐसी विधानसभा सीटें हैं, 20, जिसमें आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, गायघाट आप पकड़ लीजिए, मुजफ्फरपुर का गायघाट सीट पकड़िए। ऐसे ऐसे 20 सीट है जिसमें एक सीट गोविंदगंज भी है, जिसके लिए चिराग पासवान खुद लगे हुए हैं कि वो सीट उनको मिले। देखिए लोजपा के एक नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अगले 20 से 25 दिनों में सीट शेयरिंग का मसला दिल्ली में, इस पर चर्चा होगी। ये मसला सुलझेगा नहीं पता, लेकिन इस पर चर्चा होने जा रही है। तो उसमें गोविंदगंज सीट पर चिराग पासवान खुद नजर बनाए हुए हैं। कारण समझिए, पिछले साल दोस्तों जो लोकसभा चुनाव हुआ बिहार में, जिसमें 5 सीटों पर लोजपा रामविलास लड़ी, चर्चा खूब हो रही थी कि उसमें राजू तिवारी चुनाव लड़ेंगे। क्यों भाई, देखिए राजू तिवारी संगठन में उस समय से जुड़े हुए हैं, और खासकर जब चिराग पासवान का सबसे बुरा दौर चल रहा था 2020 के बाद, जो चुनाव खत्म हुआ उसके बाद, जो पार्टी तितर बितर हुआ, टूट गया, परिवार टूट गया, सब कुछ अलग थलग हो गया। उस दरमियान मुझे याद है दोस्तों, पार्टी दफ्तर में जाया करता था तो वहां पर सन्नाटा पसरा रहता था। जो इसके पूरी का, उस समय इसके पूरी जो निजी आवाज है चिराग पासवान का, वहां का मैं आपको बात बता रहा हूं। उस समय भी 2-4-5 लोग पार्टी में थे, चाहे आप राजू तिवारी कह लीजिए, हुलास पांडे कह लीजिए, ये लोग ऐसे लीडर रहे जिन्होंने उस वक्त भी चिराग पासवान का साथ दिया। तो 2024 में चर्चा खूब थी कि 2024 में हुलास पांडे को भी टिकट मिल सकता है, राजू तिवारी को भी मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। अब कारण चाहे जो रहा हो, तो इस विधानसभा में चाहे ब्रह्मपुर से हुलास पांडे अगर चुनाव लड़ जाए
और गोविंदगंज से राजू तिवारी अगर चुनाव लड़ जाए तो बहुत इसमें मतलब कह सकते हैं कि चौंकने वाला ये खबर नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि सुनील तिवारी लड़े, चुनाव जीत गए, लेकिन अगर उस क्षेत्र में सर्वाधिक वोट, देखिए राजू तिवारी को टिकट मिलने का दो कारण है। पहला तो उस सीट से सर्वाधिक वोट से वो चुनाव जीते हैं, अभी तक का रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए। 75,000 वोट उनको 2015 में आया जब महागठबंधन एक साथ लड़ रहा था, मतलब नीतीश कुमार भी थे, लालू यादव भी थे, कांग्रेस भी थी। उस विषम स्थिति में भी उनको सर्वाधिक वोट आया उस सीट से, रिकॉर्ड मत। दूसरा फैक्टर, उस सीट से उनके भाई भी विधायक रह चुके हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों, जो राजू तिवारी के साथ फेवर में जा रहा है, वो ये है कि इस बार जो इंटरनल सर्वे कराया जा रहा है, देखिए मैंने कल भी आपको बताया था किशनगंज को लेकर कि किशनगंज में AIM-IM की स्थिति बहुत मजबूत है एज कंपेयर टू कांग्रेस, एज कंपेयर टू बीजेपी, जो स्वीटी सिंह वहां से लड़ रही है, लड़ने वाली है, उनका नाम लगभग फाइनल है। वैसा ही इंटरनल सर्वे ने इस बार साफ कहा है कि सुनील मणि तिवारी पे भारी पड़ रहे हैं राजू तिवारी। तो देखिए टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात का विषय है, लेकिन इतना तय है कि जो विधानसभा सीट है वहां से लोजपा की भी दावेदारी है और भारतीय जनता पार्टी की भी दावेदारी। एक और फैक्टर समझिए, यहां पर वो सीट लोजपा की थी, चूंकि लोजपा गठबंधन से बाहर गई तो बीजेपी उस सीट पर आ गई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उस सीट से, देखिए एक और सीट का मैंने जिक्र किया था आपको, यह पहले याद होगा, कई बार दर्शक भड़क भी जाते हैं कि आप विधायक जी का टिकट काट रहे हैं। मधुबन सीट की अगर बात कीजिए तो वहां से भी राणा रणधीर सिंह का मैंने चर्चा किया था कि वो सीट हो सकता है, संभावित है कि वहां से राणा रणधीर सिंह का टिकट कट जाए और वो सीट जदयू को चला जाए। क्योंकि आपको याद होगा 2005 से 2015 तक वहां पर जदयू के शिवजी राय विधायक रहे हैं। तो वहां से पहले से ही 15 में चूंकि नीतीश कुमार अलग हुए तो बीजेपी लड़ी और राणा रणधीर सिंह जीत गए। तो कई सीटें हैं जहां उलटफेर देखने को मिल सकती है सीटिंग का। और देखिए एक आपको खबर बताते हैं, ये खबर एक सीनियर पत्रकार ने भी किया था, बिहार तक पे मैंने उनका स्टोरी देखा था, जिसमें उन्होंने चर्चा किया था कि बिहार की 21 भारतीय जनता पार्टी की वो सीट होंगी जहां से सिटिंग एमएलए का टिकट कटेगा, और उसमें 10 तो ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी लड़ेगी ही नहीं इस बार। तो हो सकता है उसमें एक सीट ब्रह्मपुर हो, एक सीट गोविंदगंज हो, एक सीट मधुबन हो, चर्चा है इसकी। अंतिम निर्णय तो खैर पार्टी ही लेगी, जो होगा वो तो खबर आपको हम बताएंगे ही दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम 2010 की बात करें तो देखिए 2010 में वहां से मीना द्विवेदी जीती थी जेडीयू से, मैंने कहा ना कि जेडीयू वहां पर 2 बार लड़ी है। सेकंड नंबर पर राजू तिवारी रहे थे और जयप्रकाश पांडे वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़ रहे थे, लेकिन अब तो खैर ब्रजेश पांडे ही लड़ेंगे। तो दोस्तों इन 3 प्रत्याशियों पर ही सारा मतलब दावेदारी है, एक तरीके से कहिए। एनडीए गठबंधन से अगर बीजेपी लड़ी तो सुनील मणि तिवारी ही लड़ेंगे, दूसरा कोई प्रत्याशी मैदान में उतना मजबूत दिख भी नहीं रहा है। लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि वो सीट लोजपा रामविलास को जाएगी और वहां से राजू तिवारी ही कंटेस्ट करेंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्रजेश पांडे जो है वो कंटेस्ट करेंगे। दोस्तों ये एक्चुअल जो सीन है इस वक्त गोविंदगंज को लेकर, देखिए तमाम जगह जहां आप खबरें देख रहे हैं गोविंदगंज या कोई भी विधानसभा सीट को लेकर, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मतलब पूर्ण सटीक जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन चूंकि बातचीत, देखिए कोई भी स्टूडियो दोस्तों, मैं अपना बात बता रहा हूं, अगर करता हूं तो मैं क्षेत्र में नेताओं से बात नहीं करता, वहां के आम जनता से बात करता हूं, ताकि जो सही पिक्चर है वो निकल कर सामने आए। आप अगर नेताओं से बात करके स्टोरी कीजिएगा तो उनके बात से इन्फ्लुएंस होता है पत्रकार। मैं एक सीनियर पत्रकार, कई सीनियर पत्रकार को देखता हूं, वे सीधा कंफर्म कर देते हैं कि टिकट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेता से बात करके करते हैं। और ऐसा ऐसा उदाहरण है मेरे पास। अब ये देखिए एक उदाहरण आपको देता हूं दोस्तों, मैं चैनपुर विधानसभा का, भभुआ जिला का सीट, जमा खान वहां से जीते हुए हैं बसपा के टिकट पर, जेडीयू में है, मंत्री हैं। अब वहां से बीजेपी के जो पूर्व 3 बार विधायक रहे बृजकिशोर बिंद, वो क्षेत्र में घूम के दावा कर रहे हैं कि बीजेपी मेरा टिकट फाइनल कर दिया। एक सीनियर पत्रकार ने उनका खबर चलाया था। अब भाई जी सीट से जेडीयू का सिटिंग एमएलए है, मंत्री है बिहार सरकार में, और नीतीश कुमार का खासम खास उसका टिकट कैसे कटेगा? और बीजेपी वो सीट हारी हुई है। तो किसी भी कीमत पर ये बात आप नोट कीजिए कि सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ क्षेत्र में चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि अब समय बहुत बचा नहीं है और कुछ ही दिनों में सीट का बंटवारा भी हो जाएगा और प्रत्याशी का भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप गोविंदगंज से हैं तो हमारे इस वीडियो पर आपका जो कमेंट होगा बताइएगा, टिकट किसको जा रहा है, कौन सी पार्टी लड़ेगी, कौन सा प्रत्याशी होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉप पर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।